मैं बीपीओ में एक्चुअली उबर के लिए काम कर रहा था। कस्टमर सर्विस जॉब है, एक राइडर सपोर्ट है। दो कंपनी से मेरे पास ऑफर लेटर पड़े थे, एक मैट्रिक्स स्ट्रीम, एक और कंपनी था। लेकिन मैंने मैट्रिक्स स्ट्रीम को चूज़ किया, तो मैंने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे। लेकिन ठीक है, फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे फिजिक्स टीचर बन गया था। एक्चुअली आई केम अप विद ब्रेकअप। वो ब्रेकअप वैसे क्या हुआ, मैं चला गया डिप्रेशन में कि मुझे लगा कि यार अब तो नहीं हो पा रहा लाइफ में। और वहाँ पे मैनेजर लोग क्या थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात भी नहीं करते हैं। पता है, मतलब मैकेनिकल में तो ये तो नॉर्मल है। थोड़ा बुलिंग भी की जाती है वहाँ पे। वो बहुत ज़रूरी होता है डिप्रेशन में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंड्स और रिलेटिव से तुम ज़्यादा डिस्कस रखो। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। लेके आगे जी एक और इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए। आज के जो गेस्ट हैं इनका नाम है चंद्रशेखर, ऑल्सो नोन एज चंदू, जो एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, रिएक्ट में काम कर रहे हैं अभी करंटली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, आपको बहुत मोटिवेट करेगी, इसलिए इस सेशन को पूरा देखना, स्किप मत करना। 2018 में बीटेक कंप्लीट किया मैकेनिकल से। उसके बाद इनको लगा कि मुझे गेट क्लियर करना है, और अगर गेट में अच्छा स्कोर आ जाएगा तो एक अच्छी कंपनी मिल सकती है, राइट। उसके बाद वहाँ रिजेक्शन मिला। 2019 में कोविड हिट हो गया, और उसके बाद अपने घर वापस चले गए। वहाँ बच्चों को पढ़ाया फिज़िक्स। अब मैकेनिकल था बैकग्राउंड, तो भाई चलो इन्होंने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ मैकेनिकल में जॉब लग जाए, तो एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर लग गए। बट वो जॉब बहुत ही हेक्टिक थी, और उसी के साथ साथ रिलेशनशिप इशू। तो एक रिलेशनशिप में थे ये। अब वहाँ पे ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में रहे। अब कौन साथ दे, कैसे उस डिप्रेशन से बाहर आए और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली फील्ड में आए। आज एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं। तो बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, बहुत कुछ हमने सीखा। एंड कभी कभार लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो कैसे आप उससे बाहर आ सकते हो। और बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत मोटिवेट करेगी आपको ये स्टोरी। सेशन है, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं ऑलरेडी पॉडकास्ट में, बट आपको नॉलेज के साथ साथ मोटिवेशन ही मिलेगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो इसको पूरा देखना, स्किप मत करना। एंड लाइक ये मैंने रखा है इस पर 5000 का, कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं चंदू से। थैंक यू सो मच अजय, मुझे आपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। या थैंक यू सो मच एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैंने 2018 में बीटेक कंप्लीट किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। उसके बाद 18 से लेकर 21 तक मैंने कहीं जगह वेरियस जॉब्स किया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैंने बीपीओ सेक्टर में काम किया, उसके बाद फिर गेट कोचिंग किया, उसके बाद फिर मैं टीचिंग किया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। एंड फाइनली मैं एक प्रूवन करिकुलम के साथ मैं आज मैट्रिक्स स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ एज ए रिएक्ट जेएस डेवलपर। अब मैं अभी बैंगलोर में हूँ। तो ये जो कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है? या प्रोडक्ट बेस्ड दिस कंपनी है। ओके ओके। सो चलो, वैसे आपने ये सब बात अभी करी है आपने टीचिंग के बारे में और गेट के बारे में, तो आपकी जर्नी कैसे रही? ये बीपीओ वाली चीज़ कहाँ से आई? आई थिंक आपने बीटेक किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। या एग्जैक्टली अजय। आफ्टर जब मैं 2018 में गेट क्वालिफाई किया था इन कॉलेज इटसेल्फ, तो मुझे लगा कि मुझे गेट में ही अच्छा स्कोर मैं कर रहा हूँ तो मैं मैकेनिकल में रहूँगा, क्योंकि मैकेनिकल में बीटेक किया है। तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पे फादर लॉस्ट हिज जॉब। सो मुझे फाइनेंशियल डिप मिला, तो मुझे कहीं ना कहीं तो गेट कोचिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे रुपए चाहिए। तो फिर मैं बीपीओ सेक्टर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उस टाइम सबसे इजी जॉब वही था, तो मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया उसको। फिर बीपीओ सेक्टर मैंने एक साल, लगभग एक साल काम किया मैंने वहाँ पे। बहुत मज़ा आया। बीपीओ सेक्टर अच्छा होता ही है। बहुत फ्रीडम मिला, बहुत नई चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिला। अच्छा लगा। फिर बहुत सारे अमाउंट वो कलेक्ट करने के बाद फिर मैं वो रुपए इन्वेस्ट किया मैंने अगले साल गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में। फिर मैं वहाँ पे मैं गेट कोचिंग के बारे में और अच्छा मैंने देखा कि एक्चुअल मेरा कोर मैकेनिकल में कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, वो चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया। हैदराबाद में मैंने गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट किया था। तो बीपीओ वाली जॉब में करते क्या थे आप वैसे? नॉर्मल कस्टमर केयर टाइप जॉब थी ये? हाँ, मैं बीपीओ में एक्चुअली उबर के लिए काम कर रहा था। कस्टमर सर्विस जॉब है, एक राइडर सपोर्ट है। तो जो भी अपन उबर राइडर सपोर्ट जो भी होता है कि मुझे पेमेंट नहीं आया और ट्रिप्स के वगैरह, तो नॉर्मल चिल जॉब है, बहुत सही है। इतना कुछ मेंटल प्रेशर नहीं है। लेकिन यू नो दैट वो सस्टेन जॉब नहीं है कि उसमें अपना करियर बनाओ। जस्ट आई जॉइन बीपीओ फॉर टेम्पररी बेस के लिए। कितना सैलरी मिलता था आपको उस जॉब में वैसे?
सैलरी उस टाइम पे कितना 12,000 13,000 समथिंग मिलता था। लेकिन उस टाइम ठीक लगता है, ठीक है, 12,000 है, कोई मेंटल प्रेशर नहीं है। आ, चलो फिर करते हैं। वो माहौल भी रहता कि बीपीओ का एक अलग माहौल रहता है, चिल वाला माहौल रहता है, तो ठीक चल रहा था। तो ये गेट वाली स्टोरी का क्या हुआ फिर? गेट आपने एग्ज़ाम दिया आपने फिर? हाँ, मैंने 2018 में जब मैं गेट क्वालिफाई किया तो उस टाइम मेरा 38 नंबर आया। तो मुझे लगा कि मैं कॉलेज में गेट क्वालिफाई कर रहा हूँ तो मैं कोचिंग लूँगा तो इसको एक नया स्टेप ले जाऊँगा। मुझे एक्चुअली मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे लगा कि अब मैं पीएसयू में जॉइन करना है मुझे, जो बड़े बड़े महारत्न नवरत्न कंपनीज होती है, पीएसयू, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, इस टाइप कंपनी में जॉब करना था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो ठीक है, फिर उसके लिए गेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफाई एटलीस्ट नहीं करना कि बहुत अच्छा रैंक चाहिए उसमें एटलीस्ट जाने के लिए। तो उसके लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट चाहिए। मुझे जहाँ पे एक सब कुछ मटेरियल मिल जाए, क्योंकि करियर को लेके मैं पहले ही लग रहा था नहीं, करियर को लेके पहले सीरियस होना पड़ेगा। मैं कॉलेज में सीरियस था। तो लेकिन ठीक है, फिर मैंने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, सब कुछ किया। वहाँ से मैंने बहुत पढ़ाई किया, लेकिन दिक्कत ये था कि इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। क्योंकि गेट में एक्चुअली ये होता है कि बहुत लोग बच्चे अटेंड करते हैं, लगभग 10 लाख से ऊपर अटेंड करते हैं ओवरऑल। तो इनमें क्वालिफाइंग परसेंटेज लगभग 18% 20% होता है। उसमें जॉब लगने का चांसेस ही 7%, अराउंड 7% समथिंग होता है। तो मेरा 54 समथिंग स्कोर था। तो अब पीएससी के लिए तो मिनिमम 75 तो होना ही चाहिए, लेकिन वो छूट गया उधर। तो अगर आपका 75 स्कोर आ जाता तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाता फिर, या उससे पहले भी कोई इंटरव्यू होता है? मतलब मैक्सिमम ये होता है कि गेट स्कोर तुम्हारा बहुत अच्छा है तो फर्दर जो महारत्न नवोदय कंपनी से वो इंटरव्यू पे इतना ध्यान नहीं देते, अच्छा। क्योंकि उनका मैक्सिमम 85% वेटेज होता है, वो गेट से होता है। अगर गेट अच्छा है फिर तो बाकी का वो 10-20% होता है, वो इजी एचआर राउंड्स होते हैं, वो हो जाता है, फिर क्वालिफाई होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत फिल्ट्रेशन होता है, वो सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन गेट ही है। तो एक बार गेट में अच्छा स्कोर कर लो फिर लाइफ सेट है। ओके। तो चलो गेट तो अब ड्रॉप हो गया भाई, वहाँ तो बात बनी नहीं। तो उसके बाद फिर 18 चल रहा था, 19 आ गया, फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर गेट लगभग मेरा एग्ज़ाम हुआ 2020 में, तो नहीं हो पाया उसमें बहुत। मैं ठीक है, माहौल ख़राब हो गया था। एक ड्रीम था कि मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, लेकिन ठीक है, लेकिन हो गया। तो मैंने उस टाइम कोविड भी हिट कर गया। तो फिर अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं कि कोविड तो सब जगह लॉकडाउन चल रहा है। अब मैंने क्या किया, उस टाइम पे कोटा आ गया। कोटा जो मेरा नेटिव है, जॉब कोटा छोड़ दी, बीपीओ राजस्थान। वाली जॉब छोड़ दी? बीपीओ तो पहले छोड़ दिया ना, अच्छा। मतलब बीपीओ सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था गेट तक पहुंचने के लिए। अच्छा। जब गेट इंस्टीट्यूट कर रहा था मैं बीपीओ वहीं पे क्विट करके सिर्फ मैं गेट पे फोकस किया। लेकिन गेट भी नहीं हुआ, उसके बाद फिर कोविड हिट कर गया। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के मैं आ गया था कोटा। अब कोटा में कोविड चल रहा, टाइम चल रहा है, घर पे रिलैक्स करेंगे, यहाँ यहीं पे और कुछ करेंगे। तो मैंने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे। लेकिन ठीक है, फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे फिजिक्स टीचर बन गया था। जो भी नीट इन सब के लिए जो भी बच्चों को डाउट सॉल्विंग चल रहा था, तो कुछ तो मैं कर रहा था, ऐसा नहीं कि घर बैठा हुआ था। तो फिर वहाँ पे डाउट सॉल्विंग क्लासेस ले रहा था मैं। तो सब कुछ ठीक चल रहा है कि डाउट सॉल्विंग, मतलब फिजिक्स बच्चे आ रहे हैं, तो क्वेश्चन फ्री पूछ था रहे या हैं। पैसे वैसे मिलते थे इसके लिए? आपको सैलरी वगैरह मिलती थी या ये फ्री में करते थे? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा बहुत मिल जाता था, 20-25,000 लगभग मिल जाता था उसमें। ओके ओके ओके। तो कितना टाइम वहाँ पे, जैसे 8-9 महीने फिर आपने बीपीओ की जॉब करी, फिर वापस गेट में आए, अटेम्प्ट मारे, नई बात बनी, घर वापस आ गए कोटा राजस्थान, वहाँ बच्चों को पढ़ाया फिजिक्स, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली नेक्स्ट अजय, एक्चुअली क्या है, ये जितना टाइम बढ़ रहा था ना, तो मेरे एक्चुअली उतना प्रेशर बढ़ रहा था माइंड में, क्योंकि मैं लाइफ में सेट नहीं हो रहा था। लाइफ में ये था कि एक अच्छा, मतलब जो मैंने 18 के बाद मैंने देख, हर एक ग्रेजुएट देखता है कि एक अच्छा लाइफ सेट करना है, अच्छा का पैकेज होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वही टाइम पास वाला जॉब कर रहा था मैं। ठीक है, जो भी चल रहा है वो नॉर्मली चल रहा है। फिर मैंने कोचिंग वोचिंग पे अटेम्प्ट मारा कि इसमें टीचिंग के लिए कुछ करता हूँ, लेकिन वहाँ पे मन नहीं हो रहा था। वहाँ टीचिंग कर रहा था, लेकिन इतना अंदर से फील नहीं हो रहा था कि नहीं, मतलब मैं टीचिंग में जाऊँ। फिर बाद बार नहीं यार, मैंने मैकेनिकल किया, गेट किया, ये सब किया, तो मुझे कहने का तो मैकेनिकल फील्ड में ही जाना है। फिर मैं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था, मैं कुछ तो लाइफ सेट करना है। अब टीचिंग में इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन वही कर रहा था। तो मैं उस टाइम पे क्या किया, मैं Naukri.com पे मैं करने लग गया कि कहीं पे कुछ अच्छा जॉब देखूंगा। मैं जॉब के लिए बहुत सर्च मार रहा था।
तो हैदराबाद में एक कंपनी में मैंने अप्लाई, मतलब वहाँ पे अप्लाई किया, तो वहाँ पे सेलेक्ट हो गया एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर। ओके, ये क्या होता है प्रोडक्शन इंजीनियर? प्रोडक्शन इंजीनियर मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इंजीनियर एक्चुअली करता है क्या है वहाँ पे, मतलब मैं जिस फील्ड पे काम कर रहा था वहाँ पे ग्लास कंटेनर्स बनता है, जिसे मतलब बियर बॉटल्स, जो कंटेनर्स है बियर बॉटल्स से नहीं है, ओके। बहुत सारे कंटेनर्स, मैगी के केचप बॉटल्स, जो भी जितना भी ग्लास कंटेनर्स है वो ग्लास कंटेनर्स बनते हैं। उसके लिए एक सेपरेट मशीन होता है, इंडिविजुअल सेक्शन मशीन बोलते हैं उसको, एडवांस मशीन से वो, क्योंकि ग्लास बनता है सैंड से, तो सैंड मेल्ट होके फिर उधर पूरा डाई कास्टिंग होता है, फिर ग्लास बाहर आता है। तो अच्छा जॉब है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उस जॉब में प्रॉब्लम्स, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस जॉब में। क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हीट बहुत ज़्यादा रहता था वहाँ पे, और इतना हीट था कि लगभग वहाँ, क्योंकि ग्लास मेल्ट होकर जब बाहर आता है तो लगभग 200-250 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है उधर। और उसका आसपास का एनवायरनमेंट टेम्परेचर लगभग 70-80 तो नॉर्मल रहता ही है, और हीट है, साउंड है, बहुत हार्श क्लाइमेट रहता है उधर। और फिर एक्चुअली मेरे बॉडी उस टाइम पे मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वो क्लाइमेट, और वहाँ पे मैनेजर लोग क्या थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात भी नहीं करते हैं। पता है, मतलब मैकेनिकल में तो ये तो नॉर्मल है, थोड़ा बुलिंग भी की जाती है वहाँ पे। और फिर मैकेनिकल में ये सब तो नॉर्मल, ये तो मेंटली प्रिपेयर था, लेकिन वहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही होता था वहाँ पे। और मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि प्रोडक्टिविटी 95% चाहिए वरना गोली मार देंगे, ऐसा कुछ था उधर, बहुत बहुत ज़्यादा था वो। लगभग एक मूवी तो है ना के कितना जी एफ टू, टाइम फिर? हाँ हाँ तो के जी एफ टू में जो जो सीन है हमारे कंपनी में भी ऐसा कैसे सीन रहता था उधर। कितना टाइम काम किया वहाँ पे? तो वहाँ पे मैंने काम किया लगभग 7-8 महीने काम किया उधर मैंने। और फिर अच्छा। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम ये था कि उस तरह मैं प्रोफेशनल लाइफ तो इतना ठीक नहीं चल रहा है उधर, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं इम्पैक्ट कर गया मैं, क्योंकि मैं घर वालों को ना टाइम, मतलब टाइम नहीं दे पा रहा था। क्योंकि वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट नहीं होता, कभी ए शिफ्ट बुला दें, कभी बी, कभी सी, कभी कुछ भी बुला लेते हैं। तो ऐसा था कि मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। फिर प्रोफेशनल लाइफ तो वो नॉर्मली चल रहा था, लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया उसके अंदर। तो उस टाइम एक्चुअली, उस टाइम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा कंडीशन हुआ कि एक्चुअली आई केम अप विद ब्रेकअप। क्योंकि जब मैंने बीपीओ में जब मैंने काम किया था तब आई मेट विद वन गर्ल। वो लगभग रिलेशन बीपीओ से लेकर प्रोडक्शन तक चला। सो लगभग वो ओह। ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया था उधर। वो ड्यूरेशन नहीं नहीं, लगभग 3 साल हो गया था या तो ये जो रिलेशनशिप था आपका ये बीपीओ में हुआ, मतलब जो भी या गर्ल हाँ थी उनके हाँ साथ? हाँ, बीपीओ। तो फिर वापस जब कोटा आए तो रिलेशनशिप साथ ही आई, उसके बाद फिर जब प्रोडक्शन इंजीनियर बने तब भी वो साथ थे आपके? हाँ, तो ये ब्रेकअप एग्जैक्टली। कब हुआ फिर आपका? बीपीओ में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मैं गेट कोचिंग किया तब भी रिलेशनशिप में था। उसके बाद फिर मैं टीचिंग किया तब भी रिलेशनशिप में था। जब मैं प्रोडक्शन किया था तब भी था, लेकिन प्रोडक्शन में एक्चुअल दिक्कत है कि मैं उतना टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि इट्स नॉट माई फॉल्ट एक्चुअली। वो कंडीशन ऐसा हो गया था कि प्रोडक्शन सिस्टम ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक ठाक चलता ही है, लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत इम्पैक्ट हुआ था उस टाइम पे। मैं करेक्ट टाइम नहीं दे पा रहा था, या फिर बहुत सारे रीजंस था, और बहुत मल्टीपल रीजंस भी हैं और भी हैं। समझाया नहीं आपने अपने पार्टनर को कि चैलेंजेस जो थे लाइफ में उस टाइम, नहीं समझा उन्होंने आपको? लेकिन उस टाइम मैंने कंट्रोल किया, मतलब मैंने मैक्सिमम ट्राई किया कि रिलेशनशिप को यहीं पे बचा के आगे फॉरवर्ड करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन उसका डिसीजन था कि ठीक है, मतलब वी शुड बी ब्रेकअप, सो ओके। लेकिन वो ब्रेकअप वैसे क्या हुआ, मतलब एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ तो ख़राब चली, मतलब ख़राब ही था लगभग, और पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ ये। तो मैं चला गया डिप्रेशन में, कि मुझे लगा कि यार अब तो नहीं हो पा रहा लाइफ में। अब एक काम करते हैं, अब सब कुछ पैक करते हैं। मैं निकल गया इंदौर। इंदौर में मेरा दोस्त रहता है, मैंने उससे मिला, भाई अब लाइफ में पता नहीं भाई क्या चल रहा है, कि आप कुछ कुछ करते हैं लाइफ में, लेकिन क्या करना ये नहीं पता, ये सब कुछ हो गया भाई। मैं भयंकर डिप्रेशन में बिल्कुल, वही। डिप्रेशन जब हम बोल रहे हैं तो क्या आता था आपके माइंड में? कुछ करने का मन नहीं करता था या कुछ? क्या करते, मतलब क्या होता था आपको? आप डिप्रेशन क्यों बोल रहे हो? वो बार बार याद आती थी उनकी? गाइज आई एम रियली सॉरी, बट ये चीज़ें इसलिए डिस्कस यहाँ कर रहे हैं बिकॉज आप में से बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट होंगे इस टाइम पे। इवन कॉलेज पास आउट करके 1-2 साल आपके वेस्ट भी हो गए हो, तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो
ये जस्ट इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इनसे कि कैसे ये चीज़ उस चीज़ से बाहर आए और आज एक अच्छी जगह काम कर रहे हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। एंड हो जाता है, लाइफ है, हर चीज़ हो सकती है। तो पॉडकास्ट को अभी आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और अभी ध्यान से सुनो, इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, प्लीज़। या ओके। तो डिप्रेशन में एक्चुअली वही रोना तो होता ही है, वो नॉर्मल है, इंसान मूड ऑफ होता ही है। लेकिन फिजिकली इमोशनली मेंटली मैं बहुत वीक हो गया था, और मेंटली मैं बिल्कुल अनस्टेबल था। तो मैंने दोस्त के पास गया कि भाई कुछ करते हैं यार, लेकिन मैं मन नहीं हो रहा, लाइफ को सेट करना है। लेकिन मैं पूरा दिन तो वही अरिजीत सिंह के गाने सुनना या फिर यही नॉर्मल रहना। मैं मैक्सिमम, फिर मैंने बाद में मेरे दोस्त ने बताया कि ठीक है यार, देख ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन को हैंडल किया जा सकता है। जो भी तेरे प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को हमसे डिस्कस कर, वो बहुत ज़रूरी होता है। डिप्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंड्स और रिलेटिव से तुम ज़्यादा डिस्कस रखो। पेरेंट्स से इतना डिस्कस नहीं हो पाता, लेकिन करना चाहिए। मतलब मैंने तो किया था बाद में। दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने दोस्तों से डिस्कस किया कि इस मैटर को जल्दी से रैप अप करना है। तो दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उस टाइम मैं फाइनेंशियली वीक और मेंटली इमोशनल फिजिकली अनस्टेबल, बिल्कुल बिखरा हुआ था। तो मैं कि ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो ठीक है चला। लेकिन इनफैक्ट मैं वो ब्रेकअप से ही मैं जो भी मैं करियर बिल्ड कर पाया वो तो वही है। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि ठीक है यार, ये रोना वोना सब बंद कर। अब लाइफ को थोड़ा सक्सेस के रिलेटेड जो भी अचीवमेंट्स है, वो बुक्स है वो पढ़, वो मैगजीन्स पढ़, ये सब कुछ कर, ताकि तेरे अंदर एक इग्नाइट आएगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, इमोशनली सपोर्ट मिला मुझे वहाँ से। तो कोशिश करी मुझे आपने ऐसा दोबारा नहीं जाने कि की वहाँ पे? कोशिश करी दोबारा बात करने की? नहीं नहीं, मतलब मैंने ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया मैंने। वो तो मैं ब्लॉक में था ना, तो इतना नहीं हो पाया। सॉरी, आप माइंड मत करना, मैं बस अब आपको थोड़ा सा हंसी आती होगी अपने ऊपर। तो जैसे ठीक है, वो हाँ, एक फेज वो था। तो है। उस टाइम हमें समझ समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम, तो हम उस फ्लो में जा रहे होते हैं, उसमें चले जाते हैं। बट अब आप एक अब सेटल्ड हो, सब कुछ ठीक है, तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है यार, अब जो था सही है। सही था। यस 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 यस, एग्जैक्टली। तो कैसे आए भाई डिप्रेशन से बाहर? फिर दोस्तों और फैमिली का सपोर्ट, उन्होंने आपको नहीं, मोटिवेट किया? या फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरे घर वालों ने कंसोल किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसा भी था उन्होंने एक्सेप्ट किया। पापा मम्मी सबने मिलके मोटिवेट किया मुझे। डॉक्टर से कंसल्ट करवाया कि जो भी डायग्नोज हुआ था सब कुछ, मैं लगभग उन्होंने मोबाइल सब कुछ दूर रख के, सोशल मीडिया वर्चुअल चीज़ जितना भी है उन सब से दूर रख के, वही है मतलब थोड़ा पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, जो बेसिक चीज़ है जो अपन को हर एक इंसान को नॉर्मल करना चाहिए, वही बेसिक चीज़ उन पे उन्होंने क्या कि सुबह उठना है, एक्सरसाइज भी करना है, थोड़ा बहुत मेंटली कूल रहना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, थोड़ा चिल करना है, थोड़ा ये सब कुछ चला लगभग 1 डेढ़ महीने तक, 2 महीने तक चला। फिर उसके बाद फिर पापा ने कहा कि आप थोड़ा ठीक लग रहा है कि आप करियर पे वापस फोकस कर, वापस आप ये नया लाइफ है इसको ऐसा चैलेंज ले, वापस इसको एक्सेप्ट कर, इस लाइफ को जैसा भी है, अब तू कुछ कर। उन्होंने पापा ने बोला कि ठीक है। फिर उस पर मैं देख रहा था कि अब मुझे करियर काउंसलिंग चाहिए। अब मुझे, मैं करियर काउंसलिंग कर रहा था तो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड, वो ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट में वो मतलब पढ़ाई कर रहा था। वो इंस्टीट्यूट का नाम है नेक्स्ट वेव। तो अच्छा, वो ओके। ऑलरेडी नेक्स्ट वेव के बारे में उसने बताया कि यार यहाँ पे IITians का ग्रुप है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टीचिंग होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। बड़े बड़े पैकेज मिल जाता है यहाँ पे। एक बार तू ज्वाइन कर, तेरा ठीक ठाक है, तू कर सकता है तो ईजिली। फिर मैंने थोड़ा R&D किया उसके बारे में। मैं कि ठीक है यार, एक बार करके देखता हूँ कि मतलब एक बार गूगल करता हूँ मैं कि सच में ऐसा है कि नहीं है। तो मैंने किया, लिंक्डइन पे मैंने फॉलो किया, 2 4 लोगों से मैंने बात की लिंक्डइन पे कि नेक्स्ट वीक के बारे में बताओ क्या क्या। तो अच्छा लगा मुझे नेक्स्ट वीक के बारे में, कंटेंट अच्छा था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यूट्यूब में सब कुछ मटेरियल है, नॉलेज है यूट्यूब में। एंड थैंक्स फॉर यूट्यूब एंड यूट्यूब क्रिएटर्स लाइक यू। लेकिन एक्चुअली मुझे उस टाइम पे जितना भी वन क्लिक सॉल्यूशन चाहिए था मुझे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में 10 चैनल से मैं हर एक चैनल पर जाके मैं सेपरेट उस चैनल के बारे में पढ़ाई करना। मतलब यूट्यूब पे जो भी नॉलेज है वो बहुत स्कैटर है। तो मुझे एक जगह सब कुछ नॉलेज चाहिए मुझे।
तो जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि वो जो प्लेटफॉर्म में वहाँ सब कुछ नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड वे में है, वहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे मुझे, जो भी चीट शीट है, कोडिंग प्रैक्टिसेस है, मॉक इंटरव्यू से प्लेसमेंट सपोर्ट है, तो सब कुछ मिल रहा था मुझे वहाँ पे। तो मुझे लगा कि यार फिर तो ये सही चीज़ है, मुझे यही तो चाहिए था मुझे। तो फिर मैंने वहाँ से रिक्रूट कर दिया मैंने। और मुझे अब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया मैंने एज ए फुल स्टैक डेवलपर इन MERN स्पेशलाइजेशन। फिर आफ्टर सम टाइम देन मॉक इंटरव्यू होने के बाद फिर मुझे वहाँ से 2-3 अपॉर्चुनिटीज मिला कि 2-3 कंपनी में, लेकिन मुझे उस टाइम जब मैं प्लेस हो रहा था उस टाइम पे 2 कंपनी से मेरे पास ऑफर लेटर पड़े थे, एक मैट्रिक्स स्टील, एक और कंपनी था। लेकिन मैंने मैट्रिक्स स्टील को चूज़ किया बिकॉज इट्स ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और ये बहुत बड़ी कंपनी है, GRC प्रोडक्ट बनाता है ये। तो मुझे लगा कि नहीं यार, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी प्लेस होना और पैकेज भी बहुत अच्छा पैकेज था। तो फिर मैंने मैट्रिक्स स्टील को मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके ओके ओके। सो ये जो फुल स्टैक का कोर्स था इसमें फ्रंट एंड में आपने क्या क्या सीखा वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे मैंने फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, और बैक एंड में पाइथन, नोड, एक्सप्रेस एंड डेटाबेस में SQL एंड मोंगोडीबी, और साथ में गिट है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और भी डाटा स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज है। मतलब बहुत कुछ मिक्सअप प्रोजेक्ट है वगैरह उस भी किया था आपने, प्लेटफॉर्म में। प्रोजेक्ट वगैरह भी? वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए मैंने वहाँ पे। एक्चुअली उनका थीम ही है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। वहाँ पे मैंने E-कॉमर्स वेबसाइट बनाया मैंने खुद ने, और 2-3 एक जिम के लिए एक वेबसाइट बनाया मैंने। और मैं लगभग 4 या 5 महीने के बाद वहाँ पे इतना नॉलेज मिल गया था कि मैं कहीं एक इंडस्ट्री में काम मतलब काम ईजिली कर लूँगा मैं इंडस्ट्री। तो वहाँ पे 3-4 महीने करने के बाद ही एक उदयपुर में एक कंपनी, वहाँ पे मैं एज ए फ्रीलांसिंग में कर रहा था कि और किसी सपोर्ट में मैं काम कर रहा था मैं। तो जब मैं रियल बेस सिनेरियो में जब देख रहा था कि हाँ ये तो मैं सीख रहा हूँ, तो वो और अच्छा लग रहा था कि मुझे रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल रहा था और फिर कुछ रुपए भी मिल रहे थे। तो मैंने लगा सही है, एक अपन सीख भी रहे हैं और जो अपन सीख रहे हैं वही चीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं तो रुपये भी मिल रहा है। तो मैंने ऐसा करके फिर मैंने रिएक्ट पे सीखा, फिर रिएक्ट हुक्स पे मैंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। तो ऐसे मैंने स्किल पे बहुत ज़्यादा मैंने फोकस किया। तो उसके बाद फिर मॉक सब कुछ हुआ, फिर मैट्रिक स्ट्रीम में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो वही सब पूछ रहे थे कि क्या स्किल है, क्योंकि वहाँ पे हर एक IT इंडस्ट्री में बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता है अगर स्किल है। क्योंकि जब मेरा बैकग्राउंड तो मैकेनिकल है, मैं कोडिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता था कोडिंग, मैं बिल्कुल बहुत ही बिगनर था। इवन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पाइथन नहीं पता, पाइथन एक लैंग्वेज होता है। नहीं, जिस बाद में पता चला कि भाई अच्छा जिस पाइथन फेज से लैंग्वेज आप है। आए हो ना, मैं जैसे BPO वाली जॉब, फिर उसके बाद गेट साथ साथ आप कर रहे थे, कोविड टाइम हिट हुआ, वहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहे थे बच्चों को, फिर रिलेशनशिप आ गया, प्रोडक्शन इंजीनियर आप बने, फिर वहाँ डिप्रेशन में चले गए, फिर आपका ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रास्ता खुला थ्रू नेक्स्ट वेव। तो ये कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड का सपोर्ट भी रहा एक डायरेक्शन देने में, वरना आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते, है ना? मैं बोला था जितने पास्ट एक्सपीरियंस है वही एक एक ब्रेकअप तुमको बिल्ड करके एक अच्छा स्टेज तक लेके जाता है। तो ये मैंने सीखा ही है। वो मेरा एक हेल टाइप था, लेकिन वो हेल को जब मैंने पार किया तो अब ये हेवन चल रहा है। तो सही है माहौल। सही है सही है सही है। तो अभी जैसे यहाँ पे कोई डेमोज वगैरह भी होते हैं, जैसे अगर मान लो अभी आपको कोई स्टूडेंट देख रहा हो, अगर उनको कोई डेमो लेना हो तो डेमो क्लासेस होती हैं यहाँ पे, फ्री डेमो वगैरह? हाँ, ओके। नेक्स्ट की तरफ से डेमो, नेक्स्ट वेबसाइट पे जाओ, अगर आपको डेमो देखना है तो रिक्वेस्ट टू कॉल करो और डेमो देखो। चलो, मैं लिंक आपको डाल जो दूंगा भी इसका, कंटेंट आपको मैं दिखाया लिंक डाल जाएगा, पूरा कंटेंट मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगा, सब डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल है दूंगा। वहाँ पे, इजीली देख सकते हो, करिकुलम पूरा देख सकते हो। ओके ओके। चलो ठीक है, आई थिंक ये रास्ता खुला आपका फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो एडवांटेज ये रहा कि फुल स्टैक का कोर्स किया, और वहाँ पे एडवांटेज है कि एज अ फुल स्टैक भी जा सकता हूँ, फ्रंट एंड भी जा सकता हूँ, बैक एंड भी जा सकता हूँ। तो बाई चांस आपको फ्रंट एंड में अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये जो 2 कंपनी के ऑफर आए थे, नेक्स्ट वेव से आए थे आपको? हाँ, 2 कंपनी से मुझे ऑफर मेरे पास, एक कंपनी बैक एंड पे था, एक कंपनी फ्रंट एंड पे था, लेकिन बैक एंड कंपनी मुझे ज़्यादा उसका पे स्केल अच्छा है। लेकिन मैट्रिक्स स्ट्रीम का पे स्केल बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने मैट्रिक्स स्ट्रीम को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये फ्रंट एंड पे मुझे मज़ा आता है, फ्रंट एंड पे एक्चुअली काम करने में, जो भी टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड पे एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। और अच्छा भी है फ्रंट एंड, आने वाला ग्रोथ है ही सब है, तो मैंने फ्रंट एंड को चूज़ किया ऐसा। बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब चीज़ों से बाहर आए, अब एक अच्छी लाइन में हो।
अब मुझे ये बताओ, चलो ये तो ठीक है, हम इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, लोग चेकआउट कर लेंगे। गाइज आप चेकआउट कर लेना अगर आपको डेमो लेना हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी करंटली रिएक्ट पे काम कर रहे हो, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या सीख रहे हो नया रिएक्ट में, क्या चैलेंजेस हैं वो बताओ। फ्रंट एंड में कैसा काम कर रहे हो अभी अभी राइट नाउ? अच्छा, फ्रंट एंड का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है यूआई एंड यूएक्स, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ मैट्रिक्स टीम में, तो वहाँ पे उनका एक प्रोडक्ट है, जीआरसी प्रोडक्ट है। तो वी वर्क फॉर बहुत सारे कंपनी के लिए काम करते हैं, मतलब हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए, सिटी बैंक के लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए, और यूनिसेफ के लिए, स्विस बैंक के लिए। ये प्रोडक्ट बेचते हैं, ये जीआरसी प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट में जो यूआई एंड यूएक्स का जो रोल है वो हमको मिला हुआ, मतलब जो फ्रंट एंड जो टीम है, हम उस पर काम करते हैं कि यूज़र उस प्रोडक्ट को देखेगा तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, यूआई क्या होना चाहिए। ये सब कुछ बन रहा रिएक्ट के ऊपर। पहला एप्लीकेशन जावा पे है ऑलरेडी एप्लीकेशन, लेकिन वो एप्लीकेशन को चेंज कर रहे हैं जावा टू रिएक्ट। रिएक्ट में चेंज भी करना है हमें, और रिएक्ट ऑन द टॉप ऑफ द लेयर पे नेक्स्ट जेएस को भी ऐड कर रहे हैं हम। तो ये दोनों मिलके एक अच्छा एप्लीकेशन बन रहा है जो सर्वर साइड रेंडरिंग भी कर सके और क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी हो जाए उसमें से, और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी ऐड ऑन कर रहे हैं। तो अच्छा है, बहुत तो अच्छा अब है। लाइफ ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको लाइफ में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये तो बोल रहा हूँ ना, ये तो तो हेवन है, पहले ज़्यादा अच्छी अभी थी, ये अब है। अच्छी है? सही बताना। अभी ये आईटी, देखो वो वीडियो आईटी देख लाइफ ना है। ले ये वाली। ओके चलो यार, बहुत अच्छा यार। चंदू आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड गाइज ये इनकी जर्नी थी, आई थिंक मोटिवेशन आपको बहुत मिली होगी। एंड बाकी यूज़फुल लिंक मैंने दे रखे हैं, जैसे इन्होंने अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड किया, जो डायरेक्शन इनको ठीक लगी उस टाइम पे, तो मैंने लिंक मेंशन कर रखा है, यू कैन ऑल्सो गो एंड चेकआउट। सो फाइनल एडवाइस क्या रहेगी आपकी, जो हमारे अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनने वाले हैं, राइट? सो जो अभी आपको कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? क्या सीखा आपने लाइफ से जो उनको आप मैसेज देना चाहोगे कि उनको करना चाहिए अगर कभी लाइफ में आप अप एंड डाउन हो जाएं तो? फर्स्ट एडवाइस तो ये है कि होप लूज़ नहीं होना है, क्योंकि चाहे कितना भी वर्स्ट कंडीशंस हो, तो गॉड हैज़ सम ब्यूटीफुल प्लान्स प्लान्स फॉर यू। सो बस वो एक पॉइंट याद रखना कि ठीक है, आज वर्स्ट है तो कल वर्स्ट नहीं होगा, इसको डेवलप किया जा सकता है। और कोडिंग, अगर आईटी में सच में आना है तो कोडिंग को रिलेटेड इतना हाइप जो क्रिएट, मतलब हाइप है इंडिया में कि कोडिंग टफ होता है, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट भी इजीली कोडिंग करके आईटी में बहुत से क्वेश्चन एक्वायर कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट से कुछ भी, वो कहीं भी किसी भी स्टेज में करियर गैप है या कोई कोई और कोई बैरियर है, कुछ भी हो, लेकिन वो आईटी सेक्टर में आना है तो इजीली आ सकते हैं। बस होप होने चाहिए और इंटरेस्ट होने चाहिए, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। बस एक होप, अच्छा होप होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एस्पिरेंट्स। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच चंदू फॉर योर टाइम। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं आप, बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच। एंड गाइज बाकी नेक्स्ट वेव का लिंक, थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी गाइज नेक्स्ट वेव का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर लेना अगर आपको डेमो लेना है तो। एंड थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। लाइक एम मैंने रखा है 5000 का, अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।